मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं के अंदर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मूल अवधारणा। मूल अवधारणा, ठीक है। तो मूल अवधारणा क्या होती है और क्या इसके अंदर इसका मतलब है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, मूल जो शब्द है ये एक साइंटिस्ट थे डब्ल्यू ओस्टवाल। तो डब्ल्यू ओस्टवाल ने दिया था और इस मूल शब्द का जो मतलब है वो होता है ढेर। किसी चीज का ढेर जो है उसको कहा जाता है। एक्चुअल में ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ढेर। तो देखिए, मूल का मतलब अगर ढेर है तो इसका रसायन विज्ञान के अंदर क्या उपयोग है, तो मैं इसका मतलब आपको एक और एग्जांपल की मदद से बताऊंगा। देखिए, अगर हमने लिखा हो कि 1 दर्जन केले, तो 1 दर्जन केले बराबर कितने होते हैं? 12 केले होते हैं, ठीक। अगर ऐसे लिखा हो 1 दर्जन सेब, तो 1 दर्जन सेब का मतलब यहां पर 13 सेब थोड़ी हो जाएंगे, 12 ही होंगे, क्योंकि दर्जन का मतलब क्या है? 12 है। अगर हम ये लिखें 1 दर्जन पेंसिल, तो 1 दर्जन पेंसिल कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी, ठीक है। मतलब यहां पर दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 होता है। दर्जन का मतलब 12 है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की अगर गिनती करनी है तो गिनती में अगर हम दर्जन शब्द यूज करेंगे तो दर्जन का मतलब 12 होगा, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, चाहे एक इंसान ही हो, और अगर 1 दर्जन इंसान होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो 12 होंगे टोटल, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर मोल शब्द जो है वो किसी भी तत्व की किसी परमाणु की संख्या या उसके ग्राम द्रव्यमान और या फिर उसके आयतन को मापने में उपयुक्त किया जाता है, ठीक भाई। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि पदार्थ की मात्रा, मात्रा का मतलब उसका आयतन, ठीक, या फिर संख्या, तत्वों की संख्या, अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या, ठीक, उसको, या फिर ग्राम द्रव्यमान, ठीक। इन तीनों को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मोल की परिभाषाएं देखिए, मैं मोल की परिभाषाएं आपको पहले बताता हूं कि क्या क्या होती हैं। तो इसकी 3 परिभाषाएं हैं, ठीक है। सबसे पहली परिभाषा देखो, किसी भी तत्व का अणुभार यदि ग्राम में दिया हो तो वह अणुभार 1 मोल कहलाता है, ठीक है। मतलब समझाता हूं मैं इसका, हो सकता है डेफिनेशन जो है वो आपको समझ में ना आए। तो देखिए, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो अणुभार होता है, परमाणु भार होता है, वो 23 होता है, ठीक है, 23 होता है। लेकिन अगर मैं 23 ग्राम लिख दूं तो फिर ये किसका भार होगा? 1 मोल सोडियम का भार है, ठीक है, 1 मोल है। सबसे सिंपल डेफिनेशन है। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन का भार कितना है? 12 होता है ना, 12 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको, तो 12 है। लेकिन 12 को यदि हमने 12 ग्राम लिख दिया तो इसका मतलब ये 1 मोल कार्बन का भार हो गया। ऐसे ही अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O का भार जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो 18 होता है। कैसे? ऑक्सीजन का 16 होगा और 16 के अंदर हाइड्रोजन के 2 जोड़े तो 18 हो जाएंगे,
लेकिन अगर इसको 18 ग्राम लिख दिया जाए तो फिर ये 1 मोल वाटर का द्रव्यमान हो जाएगा। क्लियर है? तो पहली बात तो ये याद रखनी है आपने कि किसी भी यौगिक का, तत्व का, परमाणु का, अणु का द्रव्यमान यदि ग्राम में दिया हो, ग्राम में लिखा हो, तो वो क्या होता है, उसके मोल्स का भार या द्रव्यमान होता है। ठीक, चलिए ये तो आ गई भार की बात। अब हम बात करते हैं आयतन की। तो आयतन के लिए आप याद रखना कि 1 मोल गैस का आयतन हमेशा कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। ठीक है, फिक्स वैल्यू है ये। अब ये 1 मोल अगर मैं CO2 की बात करूं तो वो कितनी होगी, 22.4 लीटर ही होगी। अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन की बात करें हमेशा ही कितनी होगी, 22.4 लीटर होगी। अगर 1 मोल मीथेन की बात करें तो कितनी होगी, 22.4 लीटर होगी। अगर हम 1 मोल अमोनिया की बात करें तो वो भी कितनी होगी, 22.4 लीटर होगी। मतलब किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर है तो वो कितने मोल होगी, 1 मोल होगी। याद रहेगी दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा देखो क्या है। तीसरी परिभाषा जो है वास्तव में वो संख्या से संबंधित है। संख्या से कैसे संबंधित है देखो। देखो अब जो कार्बन है, जो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन 3 प्रकार के होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ऐसे करके। तो कार्बन के ना 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। जो कार्बन 12 है ये प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है। कार्बन 12 के 12 ग्राम या 0.082 kg में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को संख्या ऐसे लिखते हैं, 1 मोल होती है। ठीक है, 1 मोल होती है। ठीक, संख्या से संबंधित ये है कि 12 ग्राम या 0.12 kg के अंदर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 मोल होती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई फिर संख्या होती कितनी है। 1 मोल तो होती है, लेकिन 1 मोल का यहाँ पर मतलब क्या है। जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, ऐसे फिर 1 मोल का क्या मतलब होता है। तो देखिए 1 मोल तो होती है, लेकिन 1 मोल में कितने कार्बन के कितने परमाणु होंगे, तो 6.023 × 10 की पावर 23 परमाणु उपस्थित होंगे। 6.023 × 10 की पावर 23 परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक, ये जो संख्या है एक स्पेशल नंबर होता है। इस संख्या का नाम है आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या है ये। समझ में आई बात। यानी कि 1 मोल कार्बन अगर है तो 1 मोल कार्बन में कितने कार्बन उपस्थित होंगे, इतने होंगे, 6.023 × 10 की पावर 23। ठीक, अब कोई ये सवाल पूछ सकता है कि सर ये इतनी संख्या से आई कैसे, गिना कैसे इसको, ये तो बहुत बड़ी नंबर है, 10 के आगे 23 बिंदियां लगाओगे तब ये संख्या आएगी, तो इसको काउंट कैसे किया। तो देखो है ना, कणों की संख्या, कणों की संख्या कैसे काउंट करी, तो कैसे ऐसे काउंट करी। कार्बन का कितने ग्राम भार लिया था हमने, 12 ग्राम। एक कार्बन का भार होता है 1.99 × 10 की पावर 23। एक कार्बन में इतना भार होता है, तो
तो 12 ग्राम को हमने क्या करा, 1.99 इंटू 10 की पावर -23, सॉरी 23 नहीं है, -23 है ये, -23 से हमने क्या करा, उसको भाग दिया। तो जैसे ही भाग दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो ये वैल्यू आपकी यहां से आई है। इस वैल्यू को ही नाम एक साइंटिस्ट थे आवोगाद्रो, तो क्योंकि आवोगाद्रो ने इसके ऊपर बात करी थी तो हम इसको आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, तो एक दर्जन में कितनी पेंसिल होंगी, 12, और एक मोल में कितनी पेंसिलें होंगी, तो इतनी होंगी, एक मोल में इतनी पेंसिलें होंगी, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पेंसिलें होंगी। समझ में आ रही बात ना? चलो अब इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल कार्बन का मतलब कितने कार्बन, कितने 6.023 इंटू 10 की पावर 23% है। अगर हम बात करें 1 मोल O2 की, ये गैस है 1 मोल O2, तो 1 मोल O2 में कितने O2 होंगे, कितने होंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होंगे। कितने, तो O2 के परमाणु होंगे, इसके अंदर अणु होंगे, अणु है ना, तो कितने अणु होंगे। और अगर आयतन की बात करें तो 1 मोल में कितना आयतन होगा, 22.4 लीटर होगा। क्लियर? फिर देखो 1 मोल NaCl, तो 1 मोल NaCl ठोस है ये, तो कितने होंगे 1 मोल में NaCl, 0.6023 इंटू 10 टू दी पावर 23 होंगे। अगर बात करूं मैं 1 मोल H2O की, द्रव, ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, तो द्रव को अगर ले लेंगे तो द्रव कितने होंगे, वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 0.6023 इंटू 10 टू दी पावर 23। यानी कि मतलब ये हुआ कि 1 मोल का मतलब इतना है भाई, कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो इतने कण होंगे, अगर गैस है तो आयतन ज्ञात कर लेंगे, इतना आयतन होगा। ठीक, आयंस की बात हमने नहीं करी, तो अगर 1 मोल Cl नेगेटिव आयंस की हम बात करें तो वो आयन कितने होंगे, कितने होंगे, कितने होंगे, क्लियर हो रही है ना बात? तो इस 1 मोल का मतलब जो है वो ये होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक, अब देखिए सवाल ये आएगा कि मोलों की संख्या फिर ज्ञात कैसे की जाती है। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला देखो, 2-3 फार्मूले हैं। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जो है उसको n से प्रदर्शित किया जाता है, n, स्मॉल n। तो मोलों की संख्या का फार्मूला है पदार्थ का, मतलब जिस भी पदार्थ के मोल निकालने आपने, तो पदार्थ का ग्राम्य भार बटा पदार्थ का अणु भार, ठीक है, या परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। ठीक, तो ये फार्मूला ऐसे होगा। अब देखो दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, अगर आपने अणु भार m ज्ञात करना है, अणु भार m ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या, सॉरी ये आ जाएगा पदार्थ का भार इसमें ग्राम में बटा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने पदार्थ का ग्राम में भार ज्ञात करना है, ग्राम में भार ज्ञात करना है, तो फिर कैसे कर देंगे, देखिए ग्राम में भार निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या इनटू अणुभार कर दो। ठीक, तो क्या आ जाएगा, पदार्थ का ग्राम में भार आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 3 फार्मूले हैं। अब अपने इसके ऊपर सवाल करते हैं, बहुत ही आसान से सवाल आएंगे मोल अवधारणा के ऊपर। तो देखिए
जैसे इसमें एक सवाल आपका दिया हुआ है, इसके अंदर आपकी बुक में दिया है कि 2.2 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात करो। 2.2 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी होगी। तो देखो कैसे होगी, कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, मोलों का फार्मूला क्या है, N बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा या ग्राम में भार बटा अनुभार। तो ग्राम में भार कितना है, 2.2 ग्राम है। ठीक है, 2. अनुभार अपने को इसमें दिया नहीं है सवाल के अंदर, तो अनुभार अपने को खुद को आना चाहिए निकालना। देखो कैसे करेंगे, CO2 का अनुभार निकालते हैं। ठीक है, तो CO2 का अनुभार कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन जो होता है इसका भार कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, ये तो याद ही होना चाहिए। तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा भाई, 2 ऑक्सीजन का 2 × 16 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 32, टोटल कितना हो जाएगा 44। यानी कि CO2 का अनुभार कितना होगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ 44 कर देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.05 मोल, यानी कि 2.2 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने मोल बनेंगे इसके, 0.05 मोल बनेंगे। ठीक, अब इसमें ही देखो 2.2 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या कितनी होगी, अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए देखो मोल आ गए अपने पास। ये एक मोल में कितने होते हैं, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.023 × 10 की पावर 23। तो उससे गुणा कर दो इसको, तो ये देखो 0.05 × 6.023 × 10 की पावर 23 गुणा करोगे तो यहाँ पर अणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या आ जाएगी, कितने अणु प्रेजेंट है इसके अंदर। क्लियर हुई ना बात। तो ये आपका जो मोल अवधारणा का टॉपिक है यहाँ पर पूरा होता है। ठीक है भाई, अब आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रतिशत संघटन क्या होता है। और प्रतिशत संघटन के अलावा हम ये सीखेंगे कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और अणु सूत्र क्या होता है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखो भाई, प्रतिशत संघटन की अपन बात करते हैं। देखिए प्रतिशत संघटन क्या होता है, यानी कि कोई भी अगर यौगिक है तो उसमें कौन सी चीज कितने प्रतिशत उपस्थित है, ये अपने को इसमें ज्ञात करना होता है। तो देखिए प्रतिशत संघटन जो है उसका फार्मूला देखिए, प्रतिशत संघटन बराबर क्या आएगा, तत्व का द्रव्यमान। भाई जिस तत्व को आप प्रतिशत संघटन अपने को निकालना है उसका द्रव्यमान बटा यौगिक का द्रव्यमान। और क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो अपने 100 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, इस चीज को अपने उदाहरण से समझते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन ये है कि CH4 में कार्बन तथा हाइड्रोजन के प्रतिशत संघटन या द्रव्यमान प्रतिशत निकालें। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, ये पूछा है। ठीक, कैसे करेंगे, देखो CH4 है तो इसका खुद का द्रव्यमान देखो कितना है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और हाइड्रोजन का एक का होता है एक हाइड्रोजन का एक होता है। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, ये मैंने राउंड फिगर में लिए हैं सारे, 1.008 होता है वैसे इसका, और इसका भी 12.0 समथिंग होता है, तो मैंने राउंड फिगर में ले लिए, तो टोटल 16 हो गया। अब अपने हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो देखो तत्व का द्रव्यमान, यानी कि तत्व का द्रव्यमान इसमें कितना है 4 है, टोटल कितना है 16 है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कितना आएगा, इसका लगभग 25.15% आएगा।
ये आंसर आ गया इसका बस। ठीक, अपने इसमें कार्बन का भी कर सकते हैं। देखिए कार्बन का कितना आएगा, तो कार्बन का 12 होता है, ठीक है, कार्बन का प्रतिशत निकालेंगे तो कार्बन का 12 है, टोटल कितना है 16 मल्टीप्लाई बाई 100, जैसे ही करोगे तो ये आ जाएगा 74 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये आंसर है आपका इसमें 74.85, 74.85, तो ये आंसर आ जाएगा। तो प्रतिशत संघटक जो है आपको कैसे निकालना है, ये इसका तरीका है। ठीक है भाई, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र जो है वो क्या होते हैं और उनमें क्या अंतर होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे।